औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अली और आज जो है मैं असाइनमेंट नंबर 2 की जो है वो प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर 2 का जो हमारा टॉपिक है वो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है। बेसिकली जो है वो हमें एक प्रोसेस के ऊपर जो है वो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस मतलब कि FMEA जो है हमने अप्लाई करना है और उस प्रोसेस को जो है उसके अंदर जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उनको जो है फेल होने से पहले पहले जो है वो एनालाइज करना है। मेरे ग्रुप के मेंबर जो हैं वो उमैर थे, इसके अलावा हाफिज अरसलान अहमद जो कि पहले ही प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। अच्छा, तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा जो है वो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फेलियर मूड एंड इफेक्ट एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, जिसे हम FMEA बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद वाई परफॉर्म प्रोसेस फेलियर मूड एंड इफेक्ट एनालिसिस। हम जो हमारा प्रोसेस पे बेसिकली मैं जो है वो फेलियर मूड एंड इफेक्ट एनालिसिस जो है किसी प्रोसेस पे लगा रहा हूँ, तो हम उस प्रोसेस पे क्यों जो है FMEA अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारे पास द FMEA अप्लाइड व्हेन, FMEA जो है कब अप्लाई किया जाता है वो बताएंगे। उसके बाद हाउ टू परफॉर्म प्रोसेस फेलियर मूड एंड इफेक्ट एनालिसिस, हम जो है वो FMEA को कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जिस प्रोसेस पे मैं FMEA लगाऊंगा फेलियर मूड एंड इफेक्ट एनालिसिस, वो जो है बेसिकली मेरा पावर प्लांट बॉयलर है। पावर प्लांट बॉयलर हमारा जैसे हमारी जो पावर जनरेशन के लिए जो बॉयलर इस्तेमाल होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो बॉयलर इस्तेमाल होते हैं, उस प्रोसेस के ऊपर मैंने जो है वो FMEA अप्लाई किया है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसका चार्ट भी है हमारे पास। इसके अलावा जो हम FMEA अप्लाई कर चुके हैं, अब जो आगे हो चुका होगा उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन देंगे कि ये जो हमारे फेलियर आ सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है हम रिकमेंडेशन देंगे, रिकमेंडेशन टू सॉल्व मेजर फेलियर। उसके बाद ही हमारा जो है वो कंक्लूजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस FMEA, डेफिनेशन इसकी क्या है। बेसिकली FMEA होता क्या है? FMEA इसकी एब्रीवेशन हमारे पास फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है। इज अ सिस्टमेटिक एंड प्रोएक्टिव मेथड फॉर एवेल्युएटिंग a process to identify where and how it might fail। बेसिकली हमारा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब ये एक सिस्टम के तहत काम करता है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन भी करते हैं। और प्रोएक्टिव मेथड फॉर एवेल्युएटिंग अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई वेयर एंड हाउ इट माइट फेल, मतलब किसी भी प्रोसेस के अंदर जो है वो कब और कहाँ जो है वो फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो है वो FMEA इस्तेमाल करते हैं। एंड टू एक्सेस द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फेलियर in order to identify the parts of the process that are most need of change सॉरी। तो हमारे पास जो प्रोसेस के पार्ट हैं या किसी भी प्रोसेस के ऊपर जो है हम FMEA अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर FMEA अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो FMEA की डेफिनेशन थी। FMEA जो है हमारा रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होता है, रिस्क असेसमेंट के तौर पे यूज होता है कि आया हमारे पास कोई प्रोसेस है उसके अंदर फेलियर के कितने चांसेस हैं, क्या वो उस स्टेज पे जाके फेल हो, उससे पहले पहले हम उसके जो है वो असेसमेंट करके उस प्रोसेस को, या अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को जो है हम जो है वो ठीक कर लें या उस पर जो है अपनी जो है वो एनालिसिस के बाद उसके जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर लें, इससे पहले वो फेल हो। अच्छा, उसके बाद वाई परफॉर्म प्रोसेस फेलियर मूड एंड इफेक्ट एनालिसिस, हम क्यों जो है वो FMEA जो है वो परफॉर्म करते हैं। बोलता है रिस्क इज द सब्सटीट्यूट फॉर फेलियर और न्यू प्रोसेस। अच्छा, जो नए प्रोसेस होते हैं उसके अंदर ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है क्योंकि जो न्यू प्रोसेस होते हैं उसके अंदर रिस्क के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक नई मशीन होती है, उसको जब टेस्ट किया जाता है तो वो उसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं कि आया ये फेल होगी या पास होगी, तो उसके अंदर हम जो है वो ये FMEA अप्लाई करते हैं। अब वो कोई भी प्रोडक्ट भी हो सकता है या कोई भी प्रोसेस हो सकता है या कोई न्यू मशीन हो सकती है, उसके ऊपर भी हम जो है FMEA अप्लाई कर सकते हैं। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई रिस्क फॉर ईच प्रोसेस। आइडेंटिफाई रिस्क, बेसिकली जितने भी एक प्रोसेस के अंदर रिस्क आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फेलियर होने से पहले पहले, स्टेप एज अर्ली एज पॉसिबल,
जितना जल्दी हो सके हम FMEA से उसको पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं उस रिस्क को। द मेन गोल इज टू आइडेंटिफाई रिस्क प्रेयर टू टूलिंग इक्वेशन। बेसिकली हमारी इक्वेशन जो है हुसूल होते हैं, मतलब टूलिंग मतलब जो हमारे जो टूल्स यूज करने होते हैं किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए ये जो है वर्ड यूज किया है इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद है द FMEA अप्लाई व्हेन। अच्छा, FMEA जो है वो कब अप्लाई करते हैं हम? FMEA बेसिकली हम तब अप्लाई करते हैं जब देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोसेस इंट्रोड्यूस। जब कोई हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आती है या कोई न्यू प्रोसेस आता है, उसके अंदर जो है वो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमें, क्योंकि पता नहीं होता कोई नया प्रोसेस होता है, तो इस वजह से हम जो है वो इसके ऊपर FMEA लगा के पहले पता कर लेते हैं कि इसके अंदर रिस्क के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद देयर इज़ अ करंट प्रोसेस विद मॉडिफिकेशन। अगर हमें किसी प्रोसेस की मॉडिफिकेशन के लिए जाना होता है कि भाई इस मशीन को या प्रोसेस को इसके अंदर रिस्क क्या है, उसको पता करने के लिए हम जो FMEA अप्लाई करते हैं। विच में इंक्लूड चेंजेस ड्यू टू अपडेट प्रोसेस। अगर किसी मशीन में या प्रोसेस में अपडेशन करनी होती है तो उसके लिए हम FMEA अप्लाई कर लेते हैं कि आया इस प्रोसेस को जो है वो अपडेट की ज़रूरत है या नहीं है। उसके अलावा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हम किसी भी प्रोसेस मशीन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए हम FMEA अप्लाई करते हैं। FMEA से हमें पता चल जाता है कि रिस्क फैक्टर होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, तो हम उनको जो है वो सही कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो प्रोसेस और वो प्रोडक्ट जो है वो फेल होने से पहले पहले जो है वो ठीक हो जाता है। इस तरह हमारा काइजन और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। देयर इज अ करंट प्रोसेस एक्सपोज टू अ न्यू एनवायरनमेंट और चेंज इन लोकेशन, नो फिजिकल चेंज मेज टू प्रोसेस। अच्छा, देयर इज अ करंट प्रोसेस एक्सपोर्ट, ये भी उसी का पॉइंट बताया हुआ है कि जो है हमारा कोई करंट प्रोसेस चल रहा हो, उसको एक्सपोज होने से पहले पहले या वो किसी न्यू एनवायरनमेंट में गया है, उसके ऊपर हम FMEA अप्लाई करके जो है उसको पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो रिस्क असेसमेंट की है, तो इसके अंदर चांसेस जो है रिस्क के कितने हैं, ताकि हम उसको फेल होने से पहले पहले डिटेक्ट कर लें। हाउ टू परफॉर्म। अब FMEA जो है हम ये कैसे परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोसेस या प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे बेसिकली मैं जो है वो एक प्रोसेस की बात करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो पावर जनरेशन बॉयलर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बॉयलर जहाँ यूज होता है, बॉयलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बॉयलर, उसके ऊपर उसके प्रोसेस के ऊपर जो है मैं FMEA अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हम देखेंगे। अच्छा, स्टेप्स क्या है इसके? हमारे पास जो है वो 6 प्राइमरी सेक्शन है इस प्रोसेस के, जहाँ पे मैं FMEA अप्लाई करूंगा। उसके अंदर सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे फेलियर मोड कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रोसेस ले रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि आया कि मेरे इस जगह पे फेल हो सकता है कोई, या कि मेरा जैसे बॉयलर है तो बॉयलर में देखूंगा कि बॉयलर जो है वो, बॉयलर की ये चीज़ जो है वो फेलियर मोड में आ सकती है, कि बॉयलर की जो है वो इस तरह की चीज़ें मैं उसको फेलियर मोड में कंसीडर करूंगा। उसके बाद जो फेलियर मोड है मेरे पता चल गया, अब उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, मेरे फेलियर जो हो रही हैं चीज़ें उसके इफेक्ट्स क्या होंगे किसी प्रोसेस पे। अब जो इफेक्ट होंगे उनकी वजूहात भी मुझे पता होना चाहिए कि कॉज ऑफ फेलियर के वजूहात क्या है जो फेलियर हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास सिवियरिटी है, अक्ररेंस और डिटेक्शन है। यह हमारा जो है वो RPM नंबर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तीनों चीज़ें। अब ये सिवियरिटी, अक्ररेंस और डिटेक्शन, अगर मैं एक प्रोसेस की बात करूं तो उसके अंदर जो है हम एक चार्ट बनाते हैं RPM में, उसके अंदर हम सिवियरिटी, अक्ररेंस और डिटेक्शन के कॉलम ड्रॉ करते हैं। उसके अंदर हम जो है इनको नंबर करते हैं, इसको रेट करते हैं, 1 से लेकर 10 तक हम जो है वो रेट करते हैं। अब रेटिंग हम किस लिहाज से करते हैं, वो हम बेसिकली जो है वो एक रिस्क या एक प्रॉब्लम को देखते हुए कि उसके अंदर कितनी जो है वो नौयत है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक जो है वो फेलियर मूड है, अगर मैं उसको कम से कम नंबर दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसके जो रिस्क के चांसेस है वो कम से कम है। अगर मैं उसको ज़्यादा नंबर दूंगा तो इसका मतलब है कि उसके जो चांसेस है फेल होने के ज़्यादा है। या अगर मैं ज़्यादा नंबर देता हूँ तो इसका मतलब है वो उसके डिटेक्शन, उस जो हमारा फेल होने वाली चीज़ है या जो फेलियर की तरफ जा रही है वो डिटेक्ट करना उसको मुश्किल है। तो जितना ही उस फेलियर को डिटेक्ट करना मुश्किल होगा उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दूंगा, और जितना आसान होगा उसको मैं कम नंबर दूंगा। और उसके बाद इन तीनों के मल्टीप्लाई करूंगा जब सिवियरिटी, अक्ररेंस और डिटेक्शन को,
तो हमारा जो है वो आरपीएन नंबर बनता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आरपीएम बेसिकली हमारा रिस्क प्रायोरिटी नंबर होता है कि हम एक नंबर जनरेट कर लेते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। उससे क्या होता है बेसिकली, उससे जितना ज्यादा नंबर आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने का, इसका मतलब है हमारे वो जो हमारा पार्ट है, जो प्रोसेस है, उसके फेल होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, और जितना कम नंबर आएगा उसके चांसेस उतने ही कम है। तो इस तरह हम जो है वो आरपीएन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इस तरह का हमारे पास जो है वो एक चार्ट होता है जिसे हम फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस चार्ट बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, यहाँ पे जो है वो अकरेंस का कॉलम आखिर में ये येलो सेक्शन में दिखाया गई है। अकरेंस की एक हमारे पास कॉलम है, डिटेक्शन का कॉलम है, इसी तरह हमारे पास सिवियरिटी का कॉलम है, और आरपीएन नंबर का भी कॉलम दिया गया। इन तीनों को जब हम मैं रेट कर लूंगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आरपीएन वाले कॉलम में लिख दूंगा। जितना ज्यादा नंबर आएगा उतना उस प्रोसेस और प्रोडक्ट का फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसके अंदर उतना ही रिस्क ज्यादा है। इसके अलावा वही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं कि आपका जो फेलियर मूड है वो क्या होगा, पोटेंशियल फेलियर मूड, उसके बाद उसके फेलियर के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किस नौयत का फेलियर हो सकता है, इसके अलावा उसके कॉसेस क्या हो सकते हैं उस फेलियर के। देन उसके बाद हम जो है सिवियरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन को नंबर देंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके आरपीएन नंबर निकालेंगे। जितना हमारा आरपीएन ज्यादा होगा उतना हमारा रिस्क जो है वो उस प्रोसेस या प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा होगा। अब मैं आता हूँ, हमारा जो प्रोसेस है बेसिकली मैं फेलियर मूड एंड इफेक्ट एनालिसिस जो है वो पावर प्लांट बॉयलर के ऊपर लगा रहा हूँ। बेसिकली हमारा जो पावर प्लांट बॉयलर है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसके ऊपर मैं अपना एफएमई अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो एफएमई अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, उसके बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ। बेसिकली ये छोटा सा इंट्रो दिया गया है कि पावर प्लांट बॉयलर का, कि जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जो है ह्यूमन लाइफ के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है और फैक्टर है। ये जो है वो बेसिकली हम बॉयलर या स्टीम से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बोलता है द फेलियर मूड एंड इफेक्ट एनालिसिस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनालाइज। वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं दोबारा के फेलियर मूड आपको पता होना चाहिए डिफरेंट पार्ट का, उसके अलावा इफेक्ट आपको फेलियर के इफेक्ट्स पता होने चाहिए कि इसके इफेक्ट क्या होंगे। उसके बाद हम जो है वो फेलियर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है वो फेलियर के कॉजेस बताएं कि भाई इस फेलियर का कॉज क्या होगा। अब ये हमारा एफएमई जो है वो इज अ स्टेप बाय स्टेप टेक्निक टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फेलियर ऑफ द प्रोसेस। हम इसको स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट का हमारा पावर प्लांट जो बॉयलर है इसके हर पार्ट के जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे फेलियर ऑफ द प्रोसेस के, इस प्रोसेस के अंदर या इस पार्ट के अंदर जो है वो फेलियर आ सकता है। तो ये बेसिकली पूरी प्रेजेंटेशन का जो हमारा जो मेन सेगमेंट है वो ये है, ये हमारा चार्ट। इसके अंदर जो है हम बेसिकली सिवियरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन को रेट करेंगे इसकी नौयत के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा फेलियर वाला जो पार्ट है या मोड है वो क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया बॉयलर ट्यूब। जो बॉयलर ट्यूब है एक पावर जनरेशन बॉयलर के अंदर, वो जो है वो फेल हो सकती है, मैंने उसको यहाँ पे जो है कंसीडर किया। तो बॉयलर ट्यूब के फेल होने के इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट ये होंगे कि वाटर लीकेज हो जाएगा, बॉयलर के अंदर से पानी जो है वो लीक करने लगेगा, उसका लेवल जो है वो अनमेंटेन हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब वाटर लीक होने लगा तो उसका लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। उसके बाद बॉयलर स्टॉप, इसी के तरह जो है वो बॉयलर स्टॉप हो सकता है ट्यूब की वजह से, रीट्यूबिंग। तो इफेक्ट क्या होगा, आपको दोबारा बॉयलर की जो ट्यूब है या उसकी ट्यूब लाइंस जो बॉयलर के अंदर जा रही है, जो उसको वाटर सप्लाई कर रही है, उसको आप दोबारा जो है रिट्यूबिंग करनी पड़ेगी, दोबारा उसकी ट्यूब लाइन डालनी पड़ेगी बॉयलर के अंदर। ये इफेक्ट जो हो सकते हैं वो फेलियर की वजह से आ सकते हैं बॉयलर के अंदर। उसके बाद इसके कॉजेज क्या है, वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि हमारा जो वाटर बॉयलर की ट्यूब है वो कोरोजन, जंग लगने की वजह से बॉयलर की ट्यूब जो है वो उसके अंदर खराबी हो सकती है। कंबक्शन रैम टू फास्ट, उसके बाद जो हमारा कंबक्शन जो है वो ज्यादा तेज हो सकती है। मतलब हमारा जो बॉयलर है बेसिकली वो पहले स्टीम जनरेट करता है, स्टीम से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसका जो है रेट जो है वो फास्ट हो सकता है। वाटर क्वालिटी बैड, अगर हमारा पानी जो है वो हार्ड वाटर होगा
इसके वाटर क्वालिटी बैड का मतलब ये है कि हमारा जो वाटर इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वो बेसिकली हार्ड है। अच्छा, उसके बाद वाटर क्वालिटी बैड, जैसे कि अगर हमारे पास हार्ड वाटर होगा तो उसकी वजह से कोरोजन भी आ सकता है हमारे बॉयलर के अंदर और बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो लो हो सकती है। उसके बाद हमारा ओवर हीटिंग इन सुपर हीटर, या अगर हमारा जो है वो बॉयलर की ट्यूब्स वगैरह ख़राब हैं तो ओवर हीटिंग हो सकती है। ओवर हीटिंग ज़ाहिर है, कोई भी चीज़ जो है वो अगर बॉयलर के अंदर ओवर होगी तो वो बॉयलर जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो बॉयलर ट्यूब था, जो फेलियर मोड था, इसको हम सेवेरिटी, अक्रंस और डिटेक्शन, हम इसके ऊपर आरपीएन लगा रहे हैं। तो आरपीएन नंबर कैलकुलेट करने के लिए तीनों चीज़ों को रेट करना पड़ेगा। तो मैंने जो है वो सेवेरिटी को इसके अंदर 8 नंबर दिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा जो वाटर लीकेज है, तो ये बेसिकली वाटर लीकेज तो है बता के नहीं होता, मतलब ये हमारा एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से मैंने इसकी सेवेरिटी को 8 नंबर दिए। अक्रंस, अक्रंस को मैंने 7 नंबर दिए यहाँ पे। अक्रंस ये कि इसकी अक्रंस जो है वो वाटर लीकेज, अब बार बार तो एक बॉयलर के अंदर वाटर लीकेज नहीं होता, तो इस वजह से ये पता चलना भी मुश्किल होता है, तो इसकी वजह से इसको मैंने 7 नंबर दिए। डिटेक्शन, डिटेक्शन करना भी इसकी मुश्किल है, क्योंकि आया कि अगर कोई बार बार बॉयलर जो है लीक कर रहा है तो वो इस तरह बार बार तो लीक नहीं होगा एक बॉयलर, तो उसकी बेसिकली डिटेक्ट भी ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं होती। तो इस वजह से मैंने इसको 6 नंबर दिए। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके आरपीएम निकालने के लिए तो ये 336 बनेगा। उसके बाद इसके दूसरे प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमारा जो है टेम्परेचर स्टीम, स्टीम का टेम्परेचर जो है वो बेसिकली इसका दूसरा हमारा फेलियर मोड बन सकता है। स्टीम रिजेक्शन, इसका जो कॉज है, हमारा जो इफेक्ट है, इफेक्ट क्या होगा, स्टीम हमारा जो है स्टीम की टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो एक इस प्रोसेस पे क्या होगा, स्टीम रिजेक्शन हो जाएगी। स्टीम जो है वो आगे जो है वो सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद ओवर प्रेशर हो जाएगा। और इसके जो हमारे पास कॉसेज हैं, मतलब क्या वजूहत थी कि स्टीम रिजेक्ट हो रही है और ओवर प्रेशर हो रहा है, तो टेम्परेचर वेल्स फेल, हमारे जो टेम्परेचर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके वेल जो है, उसके जो हमारे पास वेल्स, वेल से मुराद जो हमारे सप्लाई करते हैं, जैसे हमारे वेल जो है उसको हम वाल को बोलते हैं, जैसे अगर हम उर्दू में बात करें तो वाल को जो है वेल्स बोलते हैं। तो वेल्स के जो टेम्परेचर क्या है वो फेल की वजह से, उसके बाद कंबक्शन रेशो नॉट गुड, हमारा जो कंबक्शन है जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होती है वो ठीक नहीं है। सुपर हीट फेल, हीटर्स जो है वो फेल हो चुके हैं, उसकी वजह से जो स्टीम की रिजेक्शन हो रही है और ओवर प्रेशर आ रहा है। तो अब हम इसकी सिविरिटी और इसके अक्रंस और डिटेक्शन को कितने मार्क्स दिए, मैंने इसकी सिविरिटी को 8 नंबर दिए, क्योंकि ये एक सीरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैंने इसकी जो है वो अक्रंस को 4 नंबर दिए। अक्रंस को इस वजह से 4 नंबर दिए क्योंकि हमारा जो वॉल का प्रॉब्लम है ये बेसिकली डिटेक्ट मतलब हो जाता है, ये पता चल जाता है। इसके अलावा मैंने इसके डिटेक्शन को 5 नंबर दिए। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये हमारे पास 160 आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास चौथा जो इसका फेलियर था वो है फ्लेम फेल का। स्टीम नॉट प्रोड्यूस प्रॉपरली, इसके जो इफेक्ट हैं उसकी फ्लेम फेल की वजह से स्टीम प्रोड्यूस नहीं होगी। कंबक्शन डज नॉट टेक प्लेस, कंबक्शन का प्रोसेस नहीं होगा एक बॉयलर के अंदर। अब क्यों नहीं होगा, उसकी वजूहत ये है कि फ्लेम स्कैनर फेल, फ्लेम का जो स्कैनर है स्कैन करता है, जो फ्लेम को डिटेक्ट करता है वो फेल हो चुका है। फ्यूल एयर रेशो नॉट गुड, इसका जो दूसरा पॉइंट है कि जो फ्यूल और एयर का जो रेशो है वो ठीक नहीं था, इस वजह से जो है वो हमारा कंबक्शन और ये फ्लेम फेल हो रहा था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फेल, इलेक्ट्रिकल फेल मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या उसके अंदर जैसे जिस चीज पर बॉयलर रन कर रहा है जो इलेक्ट्रिकल चीजें जो है उसकी उस फेल की वजह से भी हमारा फ्लेम फेल हो सकता है। अच्छा, इसकी मैंने सिविरिटी को इसको 7 नंबर दिए, इसकी अक्रंस को मैंने 6 नंबर दिए, उसकी डिटेक्शन को 4 नंबर दिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिविरिटी, अक्रंस और डिटेक्शन जो है वो किस नौयत से हम इसको देते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 बनेंगे। उसके बाद मैंने जो है फ्यूल लॉस जो है वो अगला फेलियर मोड यहाँ पे डिस्कस किया है, फ्यूल लॉस। अच्छा, फ्यूल लॉस मतलब हमारा फ्यूल जो है वो जाया हो रहा है, ये हमारा एक फेलियर है और जो है काफी बड़ा फेलियर है वो इस तरह से क्योंकि फ्यूल एक जो है हमारा काफी कॉस्टली जो है वो मिलता है। इस तरह स्टीम नॉट प्रोड्यूस प्रॉपरली मैनर। अच्छा, इसकी जो है वो
इफेक्ट क्या होगा कि स्टीम, अगर हमें फ्यूल नहीं मिलेगा एक बॉयलर को, तो जाहिर है जो बॉयलर अपना काम है जो कि हीट हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो उसके अंदर पहले पानी जाएगा, पानी जो स्टीम बनाएगा। जब तक स्टीम जो है उसको प्रॉपरली मैनर से प्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा तो हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। तो यहाँ पे जो है वो स्टीम प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। वो किस वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रही? क्योंकि बेसिकली फ्यूल जो है हमारा लॉस हो रहा है, तो इस वजह से स्टीम जनरेट नहीं हो रही। उसका वजूहात क्या है कि स्टीम या फ्यूल लॉस क्या हो रहा है? उसकी वजूहात ये है कि स्ट्रेनर हमारा डर्टी है, प्रेशर रेगुलर फेल। हमारा जो है फ्यूल लॉस इस वजह से हो रहा है कि प्रेशर जो है वो रेगुलर फेल की तरफ जा रहा है। अगर हम इसकी सिवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन को मार्क्स दें तो मैंने 8 जो है वो सिवियरिटी को नंबर दिए, क्योंकि फ्यूल लॉस जो एक काफी बड़ा मेजर फेल है, तो इस वजह से काफी सीरियस प्रॉब्लम है। इसके मैंने अकरेंस क्योंकि इसकी बेसिकली फ्यूल लॉस जो है वो पता चल रहा होता है, अकरेंस तो इसकी बार बार होती रहती है, उसको 4 नंबर दिए। और इसकी डिटेक्शन भी हम आसानी से की जा सकती है, तो उसको मैंने 2 नंबर दिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 बन जाएगा। उसके बाद लास्ट जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे वो कंबक्शन फेल के। कंबक्शन बेसिकली एक बॉयलर के अंदर एक कंबक्शन का एक प्रोसेस होता है। अच्छा, उसके अंदर इसके इफेक्ट क्या होंगे बॉयलर के ऊपर? स्टीम नॉट प्रोड्यूस, स्टीम प्रोड्यूस ही नहीं होगी। जाहिर है कि जब कंबक्शन का प्रोसेस ही नहीं होगा तो स्टीम प्रोड्यूस नहीं होगी। बॉयलर वॉल डैमेज, जब स्टीम प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो बॉयलर जो है वो फालतू में हीटअप हो रहा है और उसकी वॉल जो है वो डैमेज हो रही है। इसके वजूहात क्या है? फ्यूल एयर रेशियो नॉट गुड। अब स्टीम क्यों नहीं जनरेट हो रही? क्योंकि जो हमारा फ्यूल जो हम दे रहे हैं एक बॉयलर को और एयर, उसका जो रेशियो है वो ठीक नहीं है। उसके साथ बैक फायर, मतलब बैक फायर हमारा जो है वो बॉयलर जो है वो बैक फायर की प्रॉब्लम दे रहा है, जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो मैंने इसकी सिवियरिटी को 5 नंबर दिए और इसकी अक्रंस को 4 नंबर दिए। इसी तरह डिटेक्शन को भी 4 नंबर दिए। 5 4 4 मतलब ये नॉर्मल दर्जे के जो है इसके नौयत के प्रॉब्लम है, तो इसको मैंने इस हिसाब से नंबर दिए। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनेगा। तो ये हमारा बेसिकली FMEA जो का मेथड है। ये पूरा चार्ट जो है मैंने डिफाइन किया कि FMEA कैसे अप्लाई हुआ है। ये मैंने यहाँ पे आपको पोटेंशियल फेलियर दिखाए हैं कि फेलियर कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी वजूहात क्या क्या हो सकती है, उनके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और उनको मैंने जो है वो नंबर दिए, रेट किया सिवियरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन पर। और उसके बाद मैंने जो है इनका RPN नंबर कैलकुलेट किया। RPN से हमें पता चल रहा है कि बॉयलर का जो ट्यूब है ये एक जो है वो खतरनाक नौयत की प्रॉब्लम है जिसका ज्यादा RPN आया। उसके बाद हमारा 160 आया टेम्परेचर स्टीम का। उसके बाद हमारा 168 जो है फ्लेम फेल का जो सेकंड नंबर पे आया है, ये उससे ज्यादा डेंजरस है। उसके अलावा हमारा 80 है फ्यूल कंबक्शन फेल का। तो इस पे हमने जो है वो FMEA का प्रोसेस अप्लाई किया और तीनों चीजों को रेट किया, उसके नंबर देके और RPN नंबर निकाला जो कि हमारी बेसिक रिक्वायर्ड थी। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि RPN लगाने से मेरे जो बॉयलर पावर जनरेशन बॉयलर था उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे थे, और मुझे पता चल गया है कि किस नौयत के प्रॉब्लम थे। अब इनको ठीक करने के लिए बेसिकली मैं अपनी कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि अगर हम इन रिकमेंडेशन पर चलेंगे तो इसके RPN नंबर को हम जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, बेसिकली बोलता है सजेशन जो है मेरी ये है कि हमें जो है वो इन इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, बॉयलर फेलियर से बचने के लिए, हम बॉयलर को जो है वो 2 से 4 दिन के लिए जो है वो इसके कूल डाउन करेंगे। मतलब इसको स्टॉप करके, शट डाउन करके, बंद करके उसके आयरन के मटेरियल को ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, चेक करेंगे वाटर क्वालिटी तो ठीक है। जब तक वाटर क्वालिटी ठीक नहीं होगी हमारा स्टीम जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हार्ड वाटर पे स्टीम जनरेट मुश्किल होता है। उसके बाद मेक केमिकल मैकेनिकल क्लीनिंग, उसके अंदर जो है केमिकल और मैकेनिकल जितने भी चीजें क्लीन होने के लिए होंगे वो करवाएंगे। उसके बाद फ्लेम की जो है वो साइडें साफ करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ओवरफ्लो ना हो पानी का ट्यूब के अंदर और बॉयलर के अंदर, स्टीम सिस्टम के अंदर। बर्निंग उसकी सेटिंग जो है उसको सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, ताकि हम जो एक्सेस टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएशन ना हो हमारे बॉयलर के अंदर, ताकि स्ट्रेस मटेरियल विल कॉज स्ट्रेस मटेरियल। इसके बाद द वाटर लेवल शुड बी केप स्टडी। वाटर लेवल जो है हम इतना रखेंगे ना कि वो ज्यादा ओवरफ्लो हो, ना इतना कम हो कि हमारा स्टीम जनरेट ही ना हो। उसके बाद फोकस करेंगे मटेरियल हीटिंग कर्व पे। मटेरियल हीटिंग कर्व हमारा ये है कि हम किसी भी
बॉयलर के अंदर जो हमारा वाटर है, जो स्टीम बन रहा होगा, उसके अंदर जो मटेरियल हमारा बेसिकली वाटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके हीटिंग के ऊपर जो है उसकी जो सारी रेगुलेशंस है उसको ठीक तरीके से देखेंगे। उसके बाद बोलता है वी मस्ट यूज द स्लो फायरिंग रेट टू अवॉइड मटेरियल क्रैकिंग। हम जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो स्लो जो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा स्टीम जनरेट जो है वो ठीक तरह से हो। तो ये रिकमेंडेशन थी। इसको रिकमेंड करने के बाद, ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद हमारा आरपीएन नंबर जो है वो खुद ब खुद डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद देयर इज अ कंक्लूजन ये है कि हमारा जो बॉयलर ऑपरेशन है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रोलर एंड द इक्विपमेंट इंस्टॉल ऑन द मशीन। जाहिर है एक बॉयलर जो है वो उसके पार्ट्स और इसके ऑपरेशन जो है वो अलग अलग नहीं है। जब तक उसके पार्ट जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं होंगे तो बॉयलर जो है अपना काम ठीक से नहीं करेगा। इसी तरह हमारा जो ऑपरेटर है जो बॉयलर को रन कर रहा है, उसका रोल भी यहाँ पे दिखाया गया है कि उसका रोल भी इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ बॉयलर की अगर मेंटेनेंस की जाए तो हमें जो है इस तरह के फेलियर देखने में नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमारा जो इंजन का डैमेज है, देयर इज अ पीरियोडिक चेक फॉर द इंजन परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन ऑपरेशन विल इंक्रीज। अच्छा, कॉज द, अब इनकी वजह से जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हमारा बड़ा प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है जो कि इंजन डैमेज का है। अब इतना बड़ा हमारा बॉयलर, उसका इंजन या उसकी चीजें जो है वो अगर डैमेज कर जाएंगी तो हमारा जो है वो फेलियर बहुत बड़ा हो सकता है। इसी तरह बताया गया आखिर में कि एफएमई is a implementation will help analyze the causes of failure in general। बेसिकली हमारा जो एफएमई है इम्प्लीमेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि हम उसके फेलियर की वजूहात को पता कर सकें। टू सो सर्विस प्रोवाइड विल ऑलवेज मेंटेन, ताकि हमारा जो बॉयलर है जो पावर जनरेशन का है या कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रोडक्ट हो वो अपनी सर्विसेज जो है वो अच्छी तरीके से देता रहे। और मेंटेन द इक्विपमेंट विद स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट फोकस हाईएस्ट आरपीएन नंबर फ्रॉम इक्विपमेंट आरपीएन कैलकुलेशन। हमें फोकस करना है कि हमारा जो आरपीएन नंबर है वो हाईएस्ट की तरफ ना जाए, क्योंकि जितना वो हाईएस्ट होगा उतना ही प्रॉब्लम जो है वो हमारी इंक्रीज करेगी और रिस्क हमारा जो है उतना ही बढ़ेगा। और उसके बाद बोलता है कि इट इज कंक्लूड दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज द बॉयलर सिस्टम, so the focus of maintenance and reliability improve is on the boiler system, but did not rule out also to always monitor the other item for the entire system maintain its reliability। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बता दिया गया है कि हमें जो है वो एक बॉयलर सिस्टम के अंदर उसके जो है वो जो मेजर प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर वो बॉयलर सिस्टम के अंदर ही आती है। तो उसके ऊपर मैंने एफएमई अप्लाई करके आपको दिखाया और इसका आरपीएन नंबर निकाल के दिखाया। आरपीएन नंबर हम जो है वो सिवियरिटी, अक्रंस और डिटेक्शन को कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके हम जो है इसका आरपीएन नंबर निकाल लेते हैं। जितना ज्यादा होगा उतना हमारे रिस्क ज्यादा होगा और उतना ही उसके फेलियर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी जो कि मैंने जो है वो बॉयलर पावर जनरेशन का जो हमारा बॉयलर है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उस पे दी। तो आई होप सो कि आप लोग ने जो है वो इसको अंडरस्टैंड किया होगा और सब चीज़ें जो है वो मैंने डिफाइन की उसको आप लोगों ने समझा होगा। सो थैंक यू सो मच सर।